गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है भाई? यस सर। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ मास लोकेट करना समझ लिया था। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन कर पा रहे हो उसके? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखो जरा, 3 पार्टिकल हमने रखे हुए हैं। इनके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये दोनों बताओ जरा मुझे। सूर्यांश ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सही है। ठीक है अनवी, वाई भी ठीक है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है -1/3, नहीं हाँ -1/3, वाई कोऑर्डिनेट है -3/2। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार। यस सर। ठीक है, चलो ये तो हमने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम है ना, इसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अगर एक सिस्टम में 2 पार्टिकल है, एक यहाँ है एक यहाँ है, मान लो इसको M1 कह देते हैं, इसे M2।
सबसे पहले ये कंफर्म करो कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होना चाहिए। अगर पॉइंट मास पार्टिकल्स हैं तो इस लाइन पे कहीं होना चाहिए। मानते हो इस बात को? यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, होगा तो इस लाइन पे ही होगा। बोलो, Yes, sir. ये सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, सेंटर ऑफ Yes, sir. मास इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, इस गैप में ही कहीं होगा, यहाँ पे ही कहीं होगा। ये मान लो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. किसके क्लोजर होगा? Sir, जो heavier मास होगा. जो जो हैवियर होगा, ये बात ठीक है ना? तो फॉर द टाइम बीइंग ऐसा मान लेते हैं M2 हैवियर है, हमें नहीं पता, बट अगर है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ऐसा कर लें। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, उसको हम L कह देते हैं। ये बात ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको कह देते हैं x1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको कह देते हैं x2। ऑब्वियस सी बात है, x1 और x2 मिलकर कितने हैं? L. L के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखना कि लेट से मुझे x1 फाइंड करना है ना, x1 मुझे फाइंड करना है। x1 क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ये समझ रहे हो बात? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास को क्या ले लिया मैंने? ओरिजिन। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो बेटा? यहाँ पे क्या लिखूं? इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? So x2, 0। x2, 0। x2 लिख दूं कि चलेगा? और इसका कोऑर्डिनेट फिर क्या लिखूं? -x1। वेरी गुड, -x1 लेफ्ट साइड में है ना, ये समझ रहे हो बात? अच्छा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू -m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2? बोलो भाई। Yes, sir. पक्की? ये सबको क्लियर हो रहा है? किसी को Yes, जरा sir. सा भी डाउट हो तो पूछ लेना। हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लिया है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो हमने उसको कोऑर्डिनेट 0 लिखा है, और ये तो फॉर्मूला है जो हमने लिख दिया। जो प्लस है उसको प्लस लिखा, जो माइनस उसे माइनस लिखा। यहाँ से एक बात देखना कि -m1x1 प्लस m2x2 मिलके कितना आ रहा है? 0। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ m1x1 इज इक्वल टू m2x2? बोलो। यस सर। ठीक है, इसको याद रखेंगे हमेशा। अगर एक 2 पार्टिकल सिस्टम हो तो मैं जो पार्टिकल को डिस्कस कर रहा हूँ, मान लो m1 को, तो उसका डिस्टेंस x1 सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ m1 में। तो ये m1 x1 प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? दूसरे वाले पार्टिकल का मास इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। ये बात समझ पा रहे हो? m1 x1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू m2 x2। कुछ बोलो। यस सर। ठीक है, यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं x1 बाय x2 इज इक्वल टू m2 बाय m1? Yes, sir. अनवी कह रहे हैं कि अगर सी सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे नहीं है तो नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ना होने तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम तो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हैं ना। ये बात सही है कि नहीं है? हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन तो मान सकते हैं ना। ये जो हमने डेरिवेशन किया है, हम इसके और भी तरीके थे हमारे पास डेरिवेशन करने के, लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के किया तो यही काम आसान हो गया। मैं आपको यही काम बिना इसको ओरिजिन लिए भी बताता हूँ थोड़ी देर में ना।
ठीक है ना, उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन लें चाहे ना लें, पक्की Okay, बात sir. है ना। अभी देखते हैं, देखो Yeah. हाँ एनीवे तो हमारे पास x1 बाई x2 इक्वल टू m2 बाई m1 आया, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इससे देखना मैं क्या कह रहा हूँ, इससे जो रिजल्ट आया वो देखना मैं क्या कह रहा हूँ, दिस implies दैट, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, द सेंटर ऑफ मास divides L in inverse ratio of the masses। इस स्टेटमेंट को लिख लो, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ आपको, है ना। इसको एज इट इज पहले छाप लो। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझना। अगर एक 2 पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, मान लेते हैं एक छोटा पार्टिकल है और एक बड़ा पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास बड़े वाले के पास में कहीं होगा, मानते हो इस बात को? इसको कह देते हैं m1, इसे कह देते हैं m2। तो m1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है x1 और ये है x2। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये x1:x2 के रेशियो में बटा हुआ है ना, बोलो हाँ ना बोलो। ये टोटल डिस्टेंस को L कहा है हमने, और L इज डिवाइडेड इन द रेशियो x1:x2। ये बात समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास ने इस टोटल डिस्टेंस को x1:x2 में डिवाइड किया हुआ है, Yes, sir. ठीक है। और x1:x2 किसके बराबर है? Inverse of the masses. m2:m1 के बराबर, इनवर्स ऑफ द मासेस के बराबर है। ये बात यहां से समझ सकते हैं हम। इसको नंबर्स में लेके समझते हैं। मान लो एक मास है 1 kg और एक मास है 4 kg। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का कितना टाइम्स होगा? ये बड़ा वाला डिस्टेंस इस छोटे वाले डिस्टेंस का कितना टाइम्स होगा? 4 times. 4:1। ये 4:1 बात समझ रहे हो? ये 4 होगा और ये 1 होगा, यानी जितना भी होगा उसका 4 पार्ट्स ये होगा और 1 पार्ट ये होगा। ये बात समझ सकते हो सब लोग? Yes, sir. ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ। मैंने यहाँ लिया 2 kg और यहाँ लिया 3 kg और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने ले लिया 15 मीटर। ठीक है जी, 15 मीटर। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है। तो ये कितना है और ये कितना है? ये दोनों डिस्टेंस मुझे बता दो एक बार। ये डिस्टेंस कितना है और ये इनवर्स रेशियो लेके बता दो एक बार। Sir, 9 and 6. वेरी गुड, ये 9 है और ये 6 है। एक बार कंफर्म कर लो सब लोग। किसी को नहीं समझ में आया कैसे हुआ तो पूछ भी सकते हो। Yes, sir. 9 has to 6. अच्छा, अगर ये आ गया है अगर ये वाला आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लो। देखो इस बार हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से 2 kg और यहाँ लेते हैं 10 kg, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर ले लेते हैं। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा,
ये वाला और ये वाला डिस्टेंस कितना है ये बताना है आपको। 2 kg 10 kg, ये और ये कितना डिस्टेंस है ये बताना है आपको। मैं इसको 18 कर देता हूँ, आपके लिए डिवाइड करना इजी हो जाएगा। 18 मीटर ले लो इसको ना, तो आपके लिए डिवाइड करना इजी हो जाएगा। कोई भी। So 15 and 5. 15 मीटर एंड 3 मीटर बेटा, 3 18 था ना, Oh, हाँ, sorry, 3 meter. हाँ, 3 मैं- मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कर लिया है तो यहाँ 1 kg ले लेते हैं, यहाँ पे 6 kg ले लेते हैं और ये 21 मीटर कर देते हैं। सेंटर ऑफ मास 6 के पास होगा कहीं, ये और ये डिस्टेंस बता दो जल्दी से, है ना। कोशिश करो कि एकदम जल्दी से बता पाए। and 63, 21 तो टोटल ही है बेटा। 18 oh and हाँ sorry 18 and 3, हाँ 18 and 3. 18 एंड 3 कर लोगे, ठीक है। तो ये आइडिया अपने दिमाग में रीइंफोर्स कर लो कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है, यानी जो कम मास वाला पार्टिकल होगा वो सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा दूर होगा और जो ज़्यादा मास वाला पार्टिकल होगा वो सेंटर ऑफ मास के पास होगा। इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर इसको हम फॉर्मूला में सॉल्व कर लें, क्योंकि अब हमारे पास देखो दो रिलेशन है, एक है हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू एल है और एक x1 बाई x2 इक्वल टू m2 बाई m1 है। तो यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू x2 के टर्म्स में लिखकर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे x1 कितना आएगा, ये आएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2 और x2 कितना आएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2, है ना। नोट कर लो इसको। Done. ठीक है। अब एक अन्वी का क्वेश्चन आया था पहले कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन नहीं लेते तो क्या है सेम रिजल्ट आते। तो यहाँ तक नोट कर लिया बेटा सब लोगों ने ना। Yes, sir. अब देखो मैं कह रहा हूँ कि हम सेम यहाँ पे ना m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये डिस्टेंस x1 लिया है हमने, ये x2, टोटल को l कह रहे हैं ना। तो मैं यहाँ ओरिजिन ले लेता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ओरिजिन ले लूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 plus x2. l कह दूँ उसको, l। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो है वो x1 है कि नहीं है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x1 है कि नहीं है। Yes, sir. तो Yes, उसका sir. फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू जीरो, m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। ये आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो अच्छे से। अन्वी ध्यान से देखना, देखो सर वहाँ पे हम लोगों ने हम्म, x2 नहीं लिया और l लिया है।
x2 क्यों लेंगे बेटा, ओरिजिन तो यहाँ लिया है ना हमने, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, सर एल, अच्छा L सर हुआ मुझे ना। लगता है हम हाँ लोग सेंटर ऑफ मास से लेंगे। नहीं, सेंटर ऑफ मास तो पिछली बार लिया था ना, जब आपने पूछा था अच्छा ओके, कि हाँ क्या हम ठीक सेंटर ऑफ मास के अलावा भी कोई ओरिजिन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ ले लिया। देखो ये सही है कि नहीं, पक्का, हाँ सर। ठीक है। हाँ अच्छा सर। अब एक बात देखना, ये जो x1 आया है ये सेम है कि नहीं है जो यहाँ से आया है हमारे पास, जो ये यस आया सर। है, ये सेम आंसर है ना दोनों तरीके से, चाहे जैसे कर लो। अब x2 लाना होगा तो क्या करेंगे, x2 लाने के लिए आप l में से x1 माइनस कर लो, देखो आ जाएगा m1l अपॉन m1 प्लस m2, फिर से वही आया कि नहीं आया? क्या कहते Yes, sir. हो, एकदम क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया ना कि एक सेंटर ऑफ मास ओवर टू पार्टिकल सिस्टम टोटल डिस्टेंस को किस में डिवाइड करता है, Inverse ratio of masses. इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइड करता है। ये क्लियर हो रही है बात। ठीक है, चलो ये हमने लिख लिया। अब हम एक काम करते हैं, है ना, ये तो हमने लिख लिया, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करनी हमें आ गई है। अब हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हेडिंग लिखना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पूरा पूरा लिखना है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने बात की थी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है, सर वो शॉर्ट टेस्ट हो जाएगा नहीं डिस्टेंस। बेटा, नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, वो है चेंज इन द पोजीशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन, है ना। इसको ऐसे सोचो, देखो एक हमारे पास सिस्टम था जिसमें मान लो 3 पार्टिकल थे, 1 2 3, तो पहले इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं रहा होगा, ये सही है। Yes, sir. अच्छा उसके बाद मान लेते हैं, है ना, कि हमारे पार्टिकल जो हैं वो अब यहाँ चले गए, जो रेड वाले डॉट्स हैं यहाँ लगा देते हैं, यहाँ चले गए, ये हमारे पार्टिकल हुए। तो अब इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस वाले ट्रायंगल के अंदर कहीं होगा ना, Yes, sir. ये सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये क्या है, Change in position. चेंज इन पोजीशन, यानी इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। देखो जैसे मान लो मैंने पहले लिखा XCM1, तो ये क्या हो गया सिग्मा, मैं ऐसे लिखता हूँ M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर जितने भी हैं डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ऐसे जितने भी हैं। ये सही है, गलत तो नहीं लिखा मैंने, नो सर। ठीक है। मैं XCM डैश लिख देता हूँ, XCM यहाँ पे 1 हटा देता हूँ, मैं XCM और XCM डैश लिख देता हूँ, मतलब नई पोजीशन क्या हुई, तो वो क्या हो जाएगी M1R1 डैश प्लस M2R2 डैश ऐसे जितने भी हैं डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस जितना भी है। सही है, गलत तो नहीं लिखा मैंने। तो डेल्टा XCM यानी कि चेंज इन पोजीशन, इसको मैं, ये क्योंकि वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ XCM डैश माइनस XCM, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, उसको तो मैं सेम रहने देता हूँ, M1 प्लस M2 प्लस ऐसे जितने का सम। यहाँ देखता हूँ M1R1 और M1R1 डैश, तो डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा M1R1 डैश माइनस R1 वेक्टर प्लस M2R2 डैश माइनस R2 वेक्टर प्लस ऐसे जितने भी हैं, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। हाँ बोलते जाना, नहीं समझ में आया तो बोलना कि दोबारा समझाओ। सर हाँ सर ये सब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के लिए है क्या? नहीं बेटा, अगर आप चाहो ना, मैं देखो यहाँ पे मैं x की बजाय RCM लिख देता हूँ,
तो आप इसको जनरलाइज कर लो, RCM, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा RCM, है ना। Okay, sir. तो पोजीशन हो जाएगी, है ना। आप चाहो तो इंडिविजुअल के लिए कर सकते हो, XYZ के लिए, आप चाहो तो सारे के लिए कर सकते हो। जब सारे के लिए भी करोगे तो उसको 3 पार्ट में ब्रेक तो तब भी करना पड़ेगा XYZ में, है ना। Yes, sir. ठीक है ना भाई, X तो X में ही जाके माइनस होगा ना, Y से तो उसका मतलब ही नहीं होता कोई। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे भी समझना चाहो उसको वैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब ये देखो मेरे पास डेल्टा RCM का फॉर्मूला क्या बना, ये बना M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 प्लस ऐसे जितने भी हैं डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस ऐसे जितने भी मासेस हैं उनका सम। इसका मतलब न्यूमरेटर में मैंने क्या लिखा, हर मास को अपने अपने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसी सारी टर्म्स का सम कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दिया। समझ में आ रही है बात, सोच लो अच्छी तरह। Yes, sir. अच्छा, यहाँ देखना हमने कुछ भी नया नहीं किया। पिछली बार हमने M1 के साथ मल्टीप्लाई किया था R1 को, यानी हर मास को अपनी अपनी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया था। इस बार हमने M1 को किससे मल्टीप्लाई किया है, उसके उसके displacement. डिस्प्लेसमेंट से, डेल्टा R1 से, है ना। तो हमने इस बार क्या किया, हमने इस बार वेटेड एवरेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ले लिया है। जब पोजीशन कैलकुलेट की थी तो हमने किसका वेटेड एवरेज लिया था, जब हमने RCM कैलकुलेट किया था तो किसका वेटेड एवरेज लिया था हमने, पोजीशंस का। इस बार किसका वेटेड एवरेज ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का। तो ये वेटेड एवरेज वाला ही काम कर रहे हैं यहाँ पे भी, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेटेड एवरेज लिया जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, सबसे हैवी जो हैवी वाला पार्टिकल होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, यस सर। पक्की बात। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे लेकर आते हैं। क्वेश्चन तुम कर लोगे, इस पे चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल है ना। तो मैं 1 kg का एक पार्टिकल लेता हूँ, इसकी पोजीशन है 0 1 2। एक 2 kg का पार्टिकल लेता हूँ -3 2 1। चलो 2 ही पार्टिकल बहुत हैं, ये इनकी इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन लिख लेते हैं 1 3 2 और इसकी फाइनल पोजीशन लिख लेते हैं 1 1 4। ठीक है ना। तो अब आप मुझे डेल्टा RCM कैलकुलेट करके बताओगे कितना हुआ। हो जाओ शुरू। अगर आप X Y Z अलग अलग करके करना चाहते हो वैसे कर लो, अगर आप I कैप J कैप K कैप की फॉर्म में लिखना चाहते हो वैसे कर लो, जो आपको सूट करे वैसे कर लो, है ना। आई वुड सजेस्ट कि I कैप J कैप K कैप लिखना भी सीख जाओ। ध्यान रखना, फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल ये है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भूलना नहीं इस बात को। अभी करें 302 और सूर्यांश कह रहे हैं एक्स में आएगा -3। देख लेते हैं बेटा अभी।
क्या कह रहे हैं, ओनली 3। Sir, you are not audible. अच्छा अच्छा, आवाज़ आ रही है बेटा, आ रही है आवाज़? मुझे लगा सर आप Yes, sir. बिना बोले सॉल्व कर रहे थे। हाँ, मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे लगा ये क्या हो गया यार, है ना। ठीक है, अब आ रही है आवाज़, आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये खैर मैंने जो भी सॉल्व किया मैं इसको समझा देता हूँ मैंने क्या किया है ना। देखो, हालांकि मैंने लिखते हुए हर चीज़ बोली थी। अब सुनो, देखो हमने देखा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो 1 kg वाले का 1 - 0 1 हुआ है कि नहीं, बोलो हाँ। Yes, sir. उस 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 लिख दिया, m1 r1 m1 डेल्टा r1, समझ रहे हो। इसका x कोऑर्डिनेट को देखो कितना चेंज हुआ है, 1 - 3, तो 1 माइनस ऑफ -3 4 हो गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ इसका, 4 × 2 8 हो गया। ये देख लो टोटल। ऐसे किया है किसी ने सॉल्व? सर मैंने ऐसे ही करा है, ऐसे किया है, अच्छा। Sir, मैंने भी यही आंसर ऐसे ही आया है। करना है ना। फिर देखो y में देख लेते हैं, y में इसका चेंज हुआ 3 - 1 2 है ना, 2, तो 2 × 1 2 का कंट्रीब्यूशन किया इसने डिस्प्लेसमेंट में। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 - 2 -1 का हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट -1, यस सर। इसने कंट्रीब्यूट किया -2 है ना, 2 × -1 -2, ये हो गया j कैप। z में इसने कंट्रीब्यूट किया 2 - 2 0, तो 0 कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया 4 - 1 3 4 - 1 3 3 × 2 6 के कैप आ गया। तो टोटल कितना हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, 9 आए प्लस 6 के होल डिवाइड बाई 3, तो 3 आए प्लस 2 के। ये चेक कर लो एक बार अच्छे से। Yes, sir. और सर एक्स वाई जेड में क्या आंसर होते हैं? बेटा एक्स वाई जेड में ऐसे होते कि आपका डेल्टा एक्स सी एम जो होता वो 3 आता, डेल्टा वाई सी एम 0 आता, और डेल्टा जेड सी एम जो है वो 2 आता। 2. ऐसे होता है ना, 302। समझ गए बात? यस सर। कर लोगे अगर सर कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, प्रैक्टिस सही होगी, बट प्रिंसिपल समझ जाओ एक बार तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है ना, कि एक सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो तो डिस्प्लेस हो जाएं लेकिन सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है? सोच लो, एक सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं वो तो डिस्प्लेस हो गए, अपनी जगह से हट गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे, ऐसा हो सकता है क्या, यस और नो? Yes, सर sir. पार्टिकल का मास सेम है? Same होना चाहिए. नहीं, ऐसा तो नहीं है, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। Sir, अगर यस सर same हो सकता होगा है। तो आप कह रहे हो कि अगर सेम होगा तो ही ऐसा हो सकता है, नो सर विदाउट सेम भी हो विदाउट सकता सेम भी हो सकता है, पक्की बात? है। यस सर। ठीक है, चलो देख लेते हैं ना। जैसे मान लो कि हमने कहा कि मैं पहले इक्वल मास वाले समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ रखा है
एक पार्टिकल यहाँ रखा है, अगर दोनों बराबर मास के हैं तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. होगा। अब मान लो ये भी अपनी जगह से 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, ये भी अपनी जगह से 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए इधर, तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी बीचों बीच ही रहेगा यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, ये तो हुआ एक, हम क्या देते हैं सिस्टम में जिसमें इक्वल मासेस हैं। अच्छा, ये अनइक्वल होते हैं तो हमें तो सिर्फ रेशियो मेंटेन करना था, मानते हो इस बात को? Yes, sir. रेशियो कैसा, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। इनवर्स मेंटेन करना था, यानी छोटे मास वाला ज्यादा चले और ज्यादा मास वाला Come चले. कम चले, ठीक है ना? अच्छा, चलें एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब एक जाए इधर तो एक जाए इधर, एक आए इधर तो दूसरा आए इधर, ये बात ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं बना रह सकता है, पक्की बात? Yes, sir. ठीक है। अब एक बात सोचते हैं कि चीजें डिस्प्लेस होती क्यों है, व्हाई डज समथिंग गेट डिस्प्लेस्ड? कोई चीज डिस्प्लेस क्यों होती है, अपनी जगह से क्यों हटती है? फोर्स लगने पर। फोर्स लगने पर, वेरी गुड, ठीक है ना? तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम तभी डिस्प्लेस होगा जब उस सिस्टम पे क्या लगे? Force. ठीक है। अब इस टर्म को हम थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर एक सिस्टम पे लगे तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, है ना? मैंने नेट एक्सटर्नल फोर्स क्यों कहा? देखो, एक्सटर्नल मतलब बाहर से आनी चाहिए फोर्स, इंटरनल नहीं होनी चाहिए। हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, नेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लो इस वाले पार्टिकल पे फोर्स लगी इधर F1 और इस वाले पे लगी F2। F1 F2 एक दूसरे के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. जीरो हो जाएगा। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होता है, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है ये बात? सर मान लो इंटरनल फोर्स हुई तब। बेटा इंटरनल तो वैसे भी जीरो होती है हमेशा, इंटरनल फोर्सेस का सम तो हमेशा वैसे भी जीरो होता है ना, हाँ सर, ओके। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, दो व्यक्ति हैं, उनके पास एक रस्सी है, टग ऑफ वॉर समझते हो आप? अगर ये रोप पे फोर्स लगाते हैं तो ये रोप इंटरनल फोर्स का काम करेगी कि नहीं? यस और नो बोलो। यस सर। यहाँ जितना फोर्स लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, मानते हो इस बात को? यस सर। Yes, sir. तो नेट फोर्स कितना हुआ सिस्टम पे, नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल पे, सिस्टम पे कितना हुआ? जीरो। जीरो हुआ। ये बात समझ गए ना? तो एग्जांपल ऑफ एन इंटरनल फोर्स समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। तो टग ऑफ वॉर में एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से मिलती है ये बता दो, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से, ग्राउंड से मिलती है, ठीक है ना? कि जो भी फोर्स यहाँ से लग रही है वो है ना। सर एक क्वेश्चन है बोलो बेटा। कि टेंशन हमेशा इंटरनल फोर्स होती है, मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जहाँ वो एक्सटर्नल फोर्स की नहीं बेटा तरह ऐसा काम कर। नहीं, सिस्टम देखो ना, सिस्टम कैसा है। जैसे मान लो कि हम वो एग्जाम्पल लेते थे ना, ये वाला पुली वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक बात समझना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T1, ये तो रोप सेम है तो T1 सेम होगा, और यहाँ लिख देता हूँ T2, इधर भी T2 होगा, इधर भी T2 होगा। इस सिस्टम के लिए देखना, ये वाले सिस्टम के लिए कौन सी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है? T1, T1, देखो अपने आप समझ गए आप। और कौन सी इंटरनल फोर्स है? T2। T2, ये बात ठीक है ना? तो जब हम एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई फोर्स है तो वो हमेशा क्या बन जाएगी? इंटरनल फोर्स बन जाएगी। अच्छा, अभी मान लो मैं सिर्फ इसका डिस्कशन करूं, इसके मोशन का, तो इसके लिए T2 किसका काम करेगी? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का काम करेगी। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे होता है। थैंक यू सर। ठीक है जी। तो एनीवे वापस से जो अपना पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उस पर आते हैं। तो हम एक सिनेरियो ले लेते हैं, लेट द नेट external force on a two particle system, on a two particle system
बी जीरो। तो अगर एक सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमने क्या कंक्लूड किया इससे? इंप्लाइज दैट द सेंटर ऑफ मास विल क्या? Not change place. हाँ, नॉट गेट डिस्प्लेस्ड, नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। ये सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डेल्टा आरसीएम है वो जीरो होगा। Yes, sir. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2। सही इक्वेशन लिखी है मैंने? Yes, sir. अच्छा, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? m1 डेल्टा r1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा r2। सही कि गलत? Yes, sir. सही है। तो डेल्टा r1 बाय डेल्टा r2 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 बाय m1। सही कि गलत? सही है सर। सही है। अच्छा, क्योंकि डिवाइड किया है इसलिए मैं यहाँ मॉड लगा देता हूँ, और मॉड लगाया इसलिए माइनस हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान जाओगे इस बात को? माइनस साइन क्या कह रहा था? मेरी बात समझो, माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ? सर वो ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बात ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल है ना, मान लो पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2, अगर सेंटर ऑफ मास को अपनी ही जगह पे रहना है, ये सेंटर ऑफ मास इसको अपनी ही जगह पे रहना है, और 2 इधर गया है, तो 1 को किधर जाना होगा? Left. इधर जाना होगा। ये क्लियर है बात? तो वो तो हुआ माइनस साइन। अब मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मॉड ले लेता हूँ डेल्टा r1 डेल्टा r2 के, यानी मैं इनका सिर्फ क्या ले रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। कि 2 इतना चल के गया है, 1 इतना चल के गया, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो उन डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड का रेशियो कैसा होगा? मास के इनवर्स। मास का इनवर्स होगा। इसका मतलब कौन ज्यादा डिस्प्लेस होगा? लाइटर वाला। लाइटर वाला। बात आ रही है समझ में? कुछ तो बोलो। सर सर आपने मॉड क्यों लिया था? बेटा देखो, जब वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं ना, तो एज सच वेक्टर का डिवीजन तो कोई होता नहीं है। तो हम वेक्टर्स को तो नहीं डिवाइड कर सकते, उनके मैग्नीट्यूड्स को तो डिवाइड कर सकते हैं ना। यस सर। वो तो नंबर्स की तरह ही होते हैं ना। यस सर। ओके। इसलिए मैंने वहाँ मॉड ले लिया ना। यस। और माइनस का सिग्निफिकेंस मैंने आपको अलग से समझा दिया। मैंने कहा कि माइनस का मतलब ये है, वन ऑफ द पार्टिकल गोज टू द राइट, द अदर शुड गो टू द लेफ्ट, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास को क्या करना है? स्टेशनरी रखना है। यस सर। बात समझ आ रही है अच्छी तरह? यस सर। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से क्या नहीं होगा? डिस्प्लेस। डिस्प्लेस। डिस्प्लेस नहीं होगा, भले ही इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या हो जाएं? Displaced. डिस्प्लेस हो जाएं। ये बात ठीक है ना? और जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड होगा वो किस रेशियो में होगा? Inverse of the mass. इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? एक दूसरे से Opposite. ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एग्जांपल्स लें इसके। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। किसी को पता है एग्जांपल लेते हुए ईजी क्यों लिखते हैं? लिखते हैं नहीं लिखते? बुक्स में भी तो लिखा होता है। कोई आइडिया किसी को? कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी कभी डिस्कस। ठीक है। एनीवे, तो एग्जाम्पली ग्राशिया यानी कि ईजी हम लोग लिखते हैं ये सिचुएशन।
ये है व्यक्ति, ये है प्लैंक। प्लैंक के ऊपर एक व्यक्ति है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्लैंक कैसे ग्राउंड पे रखा हुआ है? स्मूथ ग्राउंड पे। अच्छा, स्मूथ ग्राउंड होने से क्या हम ऐसा कह सकते हैं, प्लैंक के ऊपर ग्राउंड से कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ सकता? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. ठीक है, अब एक बात समझते हैं। ये पर्सन प्लैंक पे इधर चलना शुरू कर देता है, पर्सन ने इधर चलना शुरू कर दिया, गेस करो क्या होगा? So left side plank. प्लैंक इधर मूव होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आनी चाहिए। देखो नहीं आया तो पूछ लेना ऐसा क्यों होगा। सबको क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपसे पूछा जाए कि अगर ये पर्सन अपनी पोजीशन यहाँ से उठा के वहाँ कर लेता है तो बताओ प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इसका मैं आपको एक प्योरली मैथमेटिकल तरीका बताता हूँ जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, सिर्फ एक स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आंसर आ जाएगा। वो समझ जाओगे और आपको लगेगा हाँ कंफर्टेबल हो गए इसके साथ, फिर मैं आपको इसके पीछे की फिजिक्स समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, हो सकता है ना भी करूं क्योंकि मुझे लग रहा आंसर तो आपके वैसे ही आ रहे हैं ना, वो देख लेंगे आप कितना समझ पाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना? इसको प्लैंक की लेंथ को एल कह देते हैं और सब लोग लिख लो अपनी कॉपी में क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ द पर्सन शिफ्ट्स to the other end of the plank, other end of the plank, find the displacement of the plank, displacement of the plank with respect to the ground। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होनी चाहिए, है ना? तो नहीं भी कहा जाता तो हम ये मान के चलते कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। लिख लो, फिर इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स लगानी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? आंसर 100% सही आएगा जब भी आएगा। सबको इतनी बात तो समझ में आ गई है, प्लैंक कहाँ जाएगा? यस सर। किधर जाएगा बेटा? सर लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये बात ठीक है ना? तो एनीवे उसने कहा कि पर्सन चलता हुआ यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम तो ये कह देंगे कि ये हमारा प्लैंक था और प्लैंक के एक कोने को हमने ओरिजिन मान लिया। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, ये जो हमारा पर्सन है इस वक्त ओरिजिन पे खड़ा हुआ है। यस सर। यस सर। ये प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसको इससे रिप्रेजेंट कर दें, कैपिटल एम से। पर्सन हो गया छोटा एम, और ये जो पॉइंट है इसको L/2, 0 कह दूं, चलेगा? यस सर। Yes, sir. अभी इस वक्त मैन का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, m। मैन का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है ना? मानते हो? 0,0 ही हुआ ना बेटा, यहीं पे तो है, यहीं पे ये रहा, ये मतलब हॉरिजॉन्टल जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। यस सर। ठीक है ना? चलो अब हम क्या करेंगे, हम ये तो हो गई हमारी, हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल फाइनल कंडीशन में हम कह देंगे, मान लेते हैं प्लैंक यहाँ चला गया, गया नहीं, हमने माना है। कितना खिसक गया प्लैंक? एक्स। लेकिन X। प्लैंक राइट कैसे? यही तो बात है बेटा, देखो इसी को कहते हैं मैथ्स का जादू, है ना? अपना नाम बताओ पहले।
अनवे. अनवी, हाँ अनवी है ना, समझो। देखो इसको कहते हैं मैथ्स का जादू। मैथ्स में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। हमने अजम्पशन लिया है एक्स, है ना, हाँ सर. और अभी उसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हाँ सर. लेकिन प्लैंक किधर गया बेटा? सर नेगेटिव मतलब हाँ, तो जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? सर नेगेटिव. नेगेटिव आना चाहिए। हम चेक कर लेंगे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स क्या करती है ना, वो अपना ध्यान खुद रख लेती है। इसीलिए देखो एक बात समझना है ना, जेई में मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है फिजिक्स इन इटसेल्फ कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्ट्स आते 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 हैं, यानी दी टाइम लगता है ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बुक्स पढ़ेंगे, जितना फिजिक्स को हम कहेंगे ना मतलब जीने की कोशिश करेंगे, उतनी फिजिक्स समझ में आती है। देखो बट हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बहुत कम टाइम होता है ना। यस सर. तो हम जो अप्रोच ले लेते हैं वो कैसे ले लेते हैं? मैथमेटिकल। मैथ्स हमेशा आंसर सही देगी, चाहे फिजिक्स समझ में आए चाहे नहीं आए, हाँ सर. ओके. ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स सीख रहे हैं, फिजिक्स धीरे धीरे आ जाएगी अपने आप, ओके सर. ठीक है। अब बताओ मुझे पर्सन कहाँ है इस वक्त? सर राइट साइड में. यहाँ पे है, ये बात ठीक है ना। अच्छा अब बताओ, अगर ये ओरिजिन है तो इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखूं मैं? यहाँ पे क्या लिखूं? जैसे ये सेंटर हो गया प्लान का, तो इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस एल बाई टू। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सर मैन का x प्लस एल, वेरी गुड। इसको लिखूं x प्लस एल। ये बात देख लो, अच्छे समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. अच्छा अब मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल है एक्स. बेटा, जीरो, जीरो होना चाहिए, जीरो। इस सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम पे, यस सर. तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? बोलो। जीरो. पक्की बात है? जबरदस्ती तो नहीं मान रहे हो कि नहीं यार, इतना पीछे पड़ गया तो मान लेता हूँ। समझ में आ रही है बात, क्यों सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है? सर जो लाइक मान लो कोई फोर्स उस पर्सन ने लगाया हो उस प्लैंक पे. अपने पैरों से प्लैंक पे लगाया, ठीक है बेटा। किस डायरेक्शन में लगाया? जब चलते हैं तो हम ग्राउंड पे किस तरफ फोर्स लगाते हैं? सर लेफ्ट लाइक हाँ, लेफ्ट मतलब कहते हैं बैकवर्ड्स, यानी अगर हमारा मोशन का डायरेक्शन ये है तो हमारे पैरों से ग्राउंड को किधर फोर्स लगता है? बैकवर्ड। ये मानते हो? हाँ सर. अच्छा, एक्शन रिएक्शन में विश्वास रखते हो? हाँ सर. तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, ये मानते हो? हाँ सर. ठीक है, अब इसको प्लैंक ले लो। देखो तो प्लैंक पे फोर्स है लेफ्ट की तरफ, मैन पे फोर्स है राइट की तरफ, दोनों फोर्सेस का सम कितना है? जीरो सर. जीरो। पर लेकिन साथ में फ्रिक्शन भी तो होगा ना अगर कहाँ बेटा, कहाँ पे फ्रिक्शन? प्लैंक और पर्सन मैन के बीच में, उसी को तो एफ कह रहे हैं। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो दोनों के बीच में होता है। समझ लगा कि जो पर्सन अच्छा, ओहो, आप ये कह रहे हो कि जो हम पैरों से लगाते हैं वो फोर्स एक फोर्स है और उसके अलावा एक फ्रिक्शन और है? नहीं बेटा ना, देखो ऐसे सोचो, अब मान लो हमने चप्पल पहनी हुई है, ठीक है जी, तो हमारी चप्पल की जो लोअर सरफेस है वो किसके साथ कांटेक्ट में है? ग्राउंड. ग्राउंड के साथ, ठीक है। और जब दो सरफेस आपस में रगड़ खाती हैं तो उनके बीच में क्या पैदा होता है? फ्रिक्शन। तो वही तो फोर्स लग रहा है ना। हाँ सर. ओके. हाँ, वो कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, बस समझना। दिस फोर्स इज द फोर्स विद विच वी आर पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड्स, उसी को फ्रिक्शन कह रहे हैं हम, है ना। ठीक है ना। जैसे वो बोट में बैठते हैं तो बोट को जब रो करते हैं, है ना, मान लो ये पर्सन बैठा है, इसके पास में वो पैडल है जिससे रो करते हैं ना, तो ये पैडल किस तरफ, मान लो इसको इधर जाना है तो पैडल किधर जाएगा? बैकवर्ड. बैकवर्ड जाएगा। तो वहां पे ये फ्रिक्शन का काम कौन कर रहा है? पैडल का फोर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने पानी को किधर फोर्स लगाया? बैकवर्ड. बैकवर्ड। पानी ने हमें किधर फोर्स लगाया? सामने. फॉरवर्ड, है ना। तो पानी पे हम चल तो सकते नहीं है ना, अनलेस जीसस क्राइस्ट होम, लेकिन ये काम तो कर सकते हैं ना। यस सर. पक्की बात? यस सर. तो कोई दिक्कत?
नो सर। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है ना। तो ये तो हम समझ गए कि अच्छा अब यहाँ देखो नीचे नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। 0। ये तो आपस का मामला हो गया इनका इंटरनल फोर्स, यस सर। है ना, और अब बाहर से कुछ लग नहीं रहा है, तो दैट्स व्हाई द सेंटर ऑफ मास कैन नॉट डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पक्की बात। समझ गए? अब सेंटर ऑफ मास Yes, का sir. हाँ 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 बोलो बेटा। ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हो रही है ना, पर दोनों हो रहे हैं डिस्प्लेस, यही तो हम इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो बट इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट हो, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स तो इधर उधर हो सकते हैं, क्या इधर उधर नहीं हो सकता? सेंटर ऑफ मास। Center of mass. यही बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, यस सर। पक्की बात है ना? यस सर। मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, देखो ये तो हमारा पहला एग्जांपल है इसका, अभी तो बहुत सारे यूनिक एग्जांपल्स बचे हुए हैं हमारे पास, है ना। तो पहले वाले से हमने इतनी बात समझ ली, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस डेल्टा एक्स सी एम लिख दूं, आर सी एम की जगह चलेगा, इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, सिंस ये लिखा मैंने, गलत तो नहीं लिखा? नो सर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 इक्वल टू, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन टोटल मास, यही होता है। तो m1 यानी मैन लिखते हैं, मैन का फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, ये बताओ, मैन का फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है? x प्लस एल। Cell. और इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना था बेटा? 0। 0। तो डिस्प्लेसमेंट सही लिखा मैंने, देखो ये यस सर। प्लस ये जो प्लैंक है, प्लैंक का फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है? x प्लस एल बाई 2। x प्लस एल बाई 2, और इनिशियल कितना था? सर एल बाई 2। एल बाई 2। अच्छा नीचे जो लिखूंगा वो उधर जाके डिवाइड होके 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ना लिखूं चल जाएगा, नीचे क्या लिखना है मुझे, m प्लस कैपिटल M, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 0 इक्वल टू m x प्लस एल प्लस m x, बन गया ये। यस सर। सही है। Yes, इसको sir. सॉल्व करके जल्दी से x बता दो कितना आ रहा है मुझे, प्लस माइनस के साथ बताना एकदम सही। So minus Minus- L upon m plus m. आपका आंसर आ रहा है माइनस Small स्मॉल m कैपिटल L L upon अपॉन m plus m. m प्लस m, वेरी गुड, यही आ रहा है ना। अच्छा ये आंसर अपने आप नेगेटिव आया कि नहीं आया, हमने तो कुछ नहीं किया इसमें। Yes sir. नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है? Left move कर रहा है. प्लैंक का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? Left. लेफ्ट की तरफ हुआ है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब की बात, Yes, sir. तो ये मैथ्स वाला मेथड समझ रहे हो, कभी अगर ऐसा करना पड़े तो आप तो क्या करो, देखो प्लैंक के एक कोने को ले लो, 0 ले लिया, जो जहां है उसका कोऑर्डिनेट वहीं का वहीं लिख दो, ये तो हो गई इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अपनी तरफ से मान लो कितना, X. पॉजिटिव x मान लिया, और जो जहां है उसको वहां पे लाके रख दो, कोऑर्डिनेट लिख दो। आ रही है बात समझ में? सर अगर Yes, नेगेटिव ही लेते तो गलत तो नहीं आता ना। बिल्कुल नहीं आता, लेकिन क्यों लें, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब मैथ्स अपना काम करने पर तैयार है तो हम वो रिस्क क्यों लें। अगर हम लेफ्ट ले रहे हैं इसका मतलब हमें फिजिक्स आती है, और हमें अगर फिजिक्स आती होती तो हम ये क्वेश्चन बिना मैथ्स के कर चुके होते अभी तक। तो अभी तक तो हमने फिजिक्स डिस्कस ही नहीं करी इसके पीछे की, मेरी बात तो समझो। ओके सर। पक्की बात है ना। यस सर।
तो जब तक मैं आपको इसके पीछे की फिजिक्स नहीं सिखा दूं तब तक मैथ से काम चला लोगे? यस सर। ठीक है ना? जैसे ही हम फिजिक्स समझ जाएंगे हम तो कहेंगे अच्छा ये रहा ऐसा है, ये लो ये आंसर आया, खत्म काम। लेकिन तब तक के लिए अपनी मैथ्स ठीक कर लेते हैं बस, है ना? ओके सर। ठीक है, होमवर्क दे दूं, कर लोगे? यस। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो ये, अच्छा ये क्वेश्चन भी जो है ये एचसी वर्मा में है यार, मैंने एचसी वर्मा से ही बताता हूँ आपको। मैंने एचसी वर्मा रख कहाँ दी, मुझे ये नहीं पता। चलो, किसी के पास है भी एचसी वर्मा? हमने सामने रखी हुई कहीं? है किसी के सामने एचसी वर्मा? कोई नहीं, मुझे मिल गई। एचसी वर्मा में पेज नंबर है 160, लिख लोगे 160। इस पे क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है जी। इसमें कहा गया है कि एक मिस्टर वर्मा है, मिस्टर वर्मा, इनका वजन है 50 किलो। ठीक है जी। एक मिस्टर माथुर है, मिस्टर माथुर, इनका वजन है 60 किलो। ये एक 4 मीटर लंबी बोट पे है, हम बोट की जगह प्लैंक कह देते हैं, तो 4 मीटर के प्लैंक पे हैं ये। और प्लैंक का अपना वेट जो है, मास जो है वो है 40 kg, 40 kg। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना। अब एक बात देखना, क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है कि ये मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर जो हैं ये कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए सेंटर ऑफ द प्लैंक पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सच्चाई हमें पता है, वो समझ लेते हैं पहले तो। आपने लोगों को जर्दा खाते देखा है? च्यूइंग टोबैको? किसी ने नहीं देखा? लोगों को जर्दा खाते कभी नहीं देखा आपने? यस सर। देखा है। उसमें 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, जर्दा में 2 इंग्रेडिएंट होते हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा? देखो जीके का क्वेश्चन है ये। जर्दे में 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? सर बेटल। क्या होता है बेटा? सर सर एक, बेटल कुछ होता नहीं है वो तो शायद। सुपारी होती है, बीटल तो सुपारी, वो तो पान में डलती है ना। एक तो टोबैको होता है ना, टोबैको होता है। एक तो हो गई मतलब, है ना, मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट है ना। इसके अलावा क्या मिलता है उसमें, जिसको मिलाने के बाद लोग हाथ पे रख के रगड़ते हैं फिर कई बार? सेकंड इंग्रेडिएंट क्या होता है इसमें? उसका केमिकल फॉर्मूला भी होता है, कैल्शियम से शुरू होता है। देखो कौन सर बता रहा है? चूना। चूना। हाँ चूना, है ना, आया सर समझ में? तुक्का मारा था। हाँ, कैल्शियम से हिंट मिल गया होगा ना। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जिसके पास सिर्फ तंबाकू है वो पावर में है, या जिसके पास चूना है वो पावर में। दोनों इक्वल पावर में, इसके बिना एक दूसरे के अधूरे हैं ये, है ना। तो वर्मा जी के पास था तंबाकू, टोबैको, और माथुर जी के पास था चूना। इन्होंने कहा कि भाई हमें इसको मिलाना है, तो देखो दोनों की ताकत इक्वल है, तो कहाँ आके समझौता होगा, कहाँ मिलेंगे दोनों? सेंटर पे, है ना। यही हो सकता है भाई, अगर दोनों इंग्रेडिएंट इनके पास होते तो इनको इनके पास चल के आना पड़ता। वो मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूंगा। दोनों इंग्रेडिएंट इनके पास होते माथुर जी के पास, तो इनको चल के आना पड़ता। अभी दोनों के पास एक एक इंग्रेडिएंट है, तो कहाँ आके मिलाएंगे दोनों इसको? सेंटर ऑफ सेंटर पे, है ना। तो वो जो एच.सी. वर्मा जी ने क्या किया ना, उन्होंने क्वेश्चन को सेंसर कर दिया। उन्होंने कहा बच्चों की किताब में तंबाकू चूना लिखते अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने कहा फिजिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करने यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हमने इनकी सच्चाई पकड़ ली, तो अब हमें पता है दोनों आ रहे हैं सेंटर पे। तो आपको बताना है जब ये दोनों सेंटर ऑफ द प्लैंक पे पहुंच जाएंगे तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस होगा। ठीक है,
तो अब देखो, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आप ये गेस कर सकते हो प्लैंक राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? क्या आप ये गेस कर सकते हो प्लैंक राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? अभी के अभी कोई गेस कर सकता है राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा सर राइट, सिचुएशन को देख के? सर सर राइट, राइट राइट जाएगा। चलो नाम लिखवा दो अपने राइट वाले, कौन कौन है? अनवी, अनवी, अनन्या, अनन्या, और राइट वाले और? अच्छा, और कोई नहीं कह रहा राइट जाएगा? नूपुर कह रही है राइट जाएगा, नूपुर। और बताओ, और कोई नहीं कह रहा है। हो गया राइट कंप्लीट। लेफ्ट कौन कौन कह रहा है? सर लवीना, लवीना कह रही है लेफ्ट जाएगा। और तुक्के मत मारना, देखो सोच समझ के लॉजिक देना, भले ही लॉजिक बाद में गलत साबित हो, सोचना जरूर है ना। कोई और है जो लेफ्ट के फेवर में है? चलो ठीक है, ये कर लिया हमने। तो अब आपको करना क्या है, जो मेथड मैंने सिखाया है उसके हिसाब से आपको ओरिजिन लेना है, इस कॉर्नर पे सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। उसके बाद मान लेना है कि प्लैंक राइट गया कितना, x। उसके बाद जो जहां जहां आ गया उसके कोऑर्डिनेट लिख देने हैं, x के लिए सॉल्व करना है। कर लोगे ये काम? यस सर। कब तक बता दोगे मुझे आंसर? एक दो घंटे में। 1-2 घंटे? 7 बजे, 10 बजे से पहले भेज दोगे अपने आंसर? यस सर। ठीक है ना। सर जो आपने हाँ। लास्ट टाइम भी मैंने होमवर्क आपको दिया टी और ई बनवाया था, मैंने हाँ। आपको, है ना, उसका कर लिया, सॉल्व कर लिया? कैसे हैं? अरे एक काम करो ना, उसके आंसर पोस्ट कर दो आप उस पे ग्रुप पे, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर। ठीक है ना, तो उससे पता भी चल जाएगा कि अगर बहुत लोगों के कॉमन आंसर आ रहे होंगे तो पता भी चल जाएगा कि ज्यादातर लोग सही करते हैं कि गलत करते हैं। ओके सर। आकाश पूछ रहे हैं लैटिन वर्ड है एग्जाम्पली ग्राशिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ है ना, ये लैटिन वर्ड है एग्जाम्पली ग्राशिया, है ना, यानी फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना, या सिंपली एज एन एग्जाम्पल, है ना। इसका लिटरल मीनिंग तो हुआ फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना। तो ऐसे ही जब आप ETC लिखते हो इसका क्या मतलब होता है? ETC लिख के डॉट नहीं लगा देते, इसका क्या मतलब? एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। नहीं यार, इसका मतलब एटसेट्रा होता है, एटसेट्रा। वो तो होता ही है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बट हम लोग अच्छा IE लिखते हैं, IE कहाँ यूज़ करते हैं? IE That is. दैट इज, है ना, दैट That इज, is, ये लिटरली भी यही होता है, मतलब इसका मतलब होता है ईद इस्त, है ना। तो दिस इज दैट एंड दिस इज इज, तो दैट इज, है ना। तो IE एस्त मतलब ई से शुरू होगा, आई से नहीं, तो काट देता हूँ इसको, एस्त, ईद एस्त, है ना, तो दैट इज। खैर ये तो करते रहेंगे ऐसे ज्ञान हम। इसको सॉल्व करके मुझे 10 बजे तक आंसर दे दो, है ना। फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ये गेस कर सकते हैं कि राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा और कितना इजी है ये, है ना, ये हम कर लेंगे। तो इसको एक बार ट्राई कर लो, है ना, और फिर इसके और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, तो कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो जाएगी। ठीक है जी, कर लोगे 10 बजे तक? यस सर। ठीक है, यस सर, Thank you, पीडीएफ sir. चलो ओके जी, थैंक यू। रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर। हाँ रिकॉर्डिंग अभी दे रहा हूँ मैं, है ना। थैंक यू सर।